हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने जा रहे हैं जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 की जो हिंदी का सिलेबस है, उसमें सबसे पहले दिया गया है आपका चिन्ह, चिन्ह के बाद आता है वाक्य। तो आज हम देखेंगे वाक्यों के बारे में। वाक्यों के बारे में देखेंगे, वाक्य के बारे में, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पे, तत्व के आधार पे, इन सभी आधार पे हम देखेंगे। जैसे वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के कितने रचना के आधार पे भेद होते हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे जो उपवाक्य हैं और वाक्य प्रबंधन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि जो वर्ग 2 का सिलेबस है इसके अनुसार यदि हम देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है, पहला पॉइंट है वाक्य बोध और वाक्य भाषा। इसके बाद है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बाद है वाक्य रचना। तो हम वाक्य रचना का पूरा वर्णन देखेंगे। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्ति हैं। तो वाक्य रचना के बारे में यह वीडियो है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि जो जानकारी है वह पूरी होना चाहिए और सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार जानकारी। क्योंकि इस बार जो चयन परीक्षा है, चयन परीक्षा है, इस बार पहली बार होने जा रही है। पहले एक ही पेपर होता था पात्रता परीक्षा वाला, उसी से ज्वाइनिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार पात्रता परीक्षा पास वाले ही चयन परीक्षा देंगे। तो चयन परीक्षा का यह नया सिलेबस है, तो सिलेबस के अनुसार ही चलें। इसमें हम देखने जा रहे हैं वाक्य के बारे में। देखते हैं वीडियो। वाक्य के तत्व के आधार पर 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? जो वाक्य के भेद हैं तत्व के आधार पे, वाक्य के भेद तत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, यह तत्व के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो यह जो वाक्य का चार्ट है ये रहा। आप देखते हैं सबसे पहले वाक्य। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित जो समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। एक तो शब्द सार्थक होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो क्रम है, क्रम सही होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए। यह 3 चीजें होना चाहिए, तब वह वाक्य कहलाएगा। आगे देखते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला है सार्थकता। वाक्य में सार्थकता होना चाहिए, यानी वाक्य का कुछ सार्थकता वाक्य में होना चाहिए। आगे दिया गया है निकटता, वाक्य में निकटता होना चाहिए। योग्यता होना चाहिए, पदक्रम होना चाहिए, ठीक है, आकांक्षा होना चाहिए और अन्वय होना चाहिए। किस प्रकार से देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं सार्थकता। सार्थकता क्या होती है? सार्थकता वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। पहले ही बताया, वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, वाक्य सार्थक होना चाहिए। अतः जिसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया गया हो या प्रयोग होता है। जैसे योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए योग्यता में। जैसे चाय खाई, अब इसका कुछ अर्थ नहीं आ रहा है चाय खाई, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, पी जाती है। तो वाक्य क्या होगा सही? चाय पी। चाय खाई यह वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। चाय को पिया जाता है, खाया नहीं जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है तीसरा वाला है आकांक्षा। 6 में से ये तीसरा आकांक्षा है। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, जिसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ का अभिव्यक्ति में, जो अर्थ की अभिव्यक्ति है उसमें अधूरापन लगे। उसमें किसी प्रकार का अधूरापन नहीं होना चाहिए। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा हो रही है, पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा हो रही, जो क्रिया हो रही है पत्र लिखना, तो कर्ता को जानने की इच्छा हो रही है, कौन लिख रहा है वाक्य को। तो अतः वाक्य, पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा,
राम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है या सीता पत्र लिखती है। तो यह वाक्य हो गया पूरा। नेक्स्ट देखते हैं निकटता। निकटता निकटता आपका चौथा वाला पॉइंट है इसका। निकटता बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में पर स्पर्श निकटता का होना बहुत आवश्यक होता है। रुक रुक कर जो रुक रुक कर बोले गए या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनते हैं। अतः अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में आसपास बोले या लिखे जाने चाहिए। इसे निकटता कहते हैं। ऐसा ना हो कि इतनी दूर दूर लिखे हों कि वाक्य समझ में ही ना आए। नेक्स्ट देखते हैं पदक्रम। पदक्रम वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य में पदों का एक कौन सा होता है, निश्चित क्रम होता है। जैसे राम बाजार जाता है, एक निश्चित क्रम है। अब राम जाता है ऐसा कर दें, या बाजार राम जाता है, ऐसा कुछ पद का इधर उधर करने से जिसका अर्थ ना निकले तो पद क्रम क्रम से होना चाहिए। जैसे सुहावनी है रात होती चांदनी, सुहावनी है रात होती चांदनी। अब इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने से इसे वाक्य नहीं मानते हैं। इस वाक्य होने के लिए कैसा होगा, चांदनी रात सुहावनी होती है, चांदनी रात सुहावनी होती है। इसका अर्थ निकला। इसीलिए जो पद क्रम है उन्हें क्रम से होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग वाक्य दो वाक्य के जो अंग हैं, दो प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन सा होता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और कौन सा होगा, विधेय होगा। तो आगे देखते हैं दोनों को। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं, उद्देश्य में क्या होना चाहिए और वाक्य के विधेय में क्या होता है। उद्देश्य में क्या होता है, विधेय में क्या होता है, या फिर उद्देश्य में क्या होना चाहिए और विधेय में क्या होना चाहिए, देखते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं। उद्देश्य उद्देश्य के लिए सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया, अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो अनुराग और सचिन के बारे में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, और सब्जेक्ट में सचिन हो जाएगा। अनुराग और सचिन, अनुराग और सचिन सब्जेक्ट में हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला होता है। जो कर्ता है या व्यक्ति है उसका जो विस्तार है वो परिश्रम करने वाला होता है। अब हम देखते हैं विधेय को। तो उद्देश्य में क्या आया, जो करता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य है। अब विधेय में देखते हैं। विधेय विधेय में वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे वाक्य में जो उद्देश्य है उसके बारे में, जैसे राम दौड़ता है, अभी बताया था सचिन दौड़ता है या राम दौड़ता है। तो उद्देश्य या जो कर्ता के बारे में बताया गया है दौड़ना, तो यह दौड़ना क्या हो गया, आपका विधेय हो गया। विधेय होता है अनुराग खेलता है। इस वाक्य में खेलता है विधेय है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है, अनुराग उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में वाक्य में कर्ता या उद्देश्य को अलग करने के बाद, कर्ता या उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य या कर्ता को अलग करने के बाद जो कुछ भी शेष रह जाता है उसे विधेय कहा जाता है। सरल सा एक वाक्य देखते हैं। राम बाजार जाता है। तो इसमें जो राम है यह जो राम बाजार जाता है, राम इसमें उद्देश्य या विधेय है।
और जो शेष है यह विधेय है, यह उद्देश्य या कर्ता है और शेष आपका विधेय है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अन्वय। अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, जैसे बालक और बालिकाएं गईं। इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए, क्योंकि अब ये बहुवचन हो गए। बालक और बालिकाएं गए, तो ये सही हो जाएगा, इसे अन्वय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई उधर, ये सब क्या है? विधेय में आता है। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य के भेद। तो जो वाक्य के भेद है, वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों में अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? इसमें होते हैं 8। 8 भेद होते हैं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। देखते हैं आगे। अर्थ के आधार पे आपके जो भेदों में सबसे पहला आएगा विधानवाचक। कौन सा है? विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। यह कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य हैं। अगला देखते हैं 8 वाक्यों में से जो 8 भेद हैं, वह है विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक के साथ ही प्रश्नवाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 हैं। उसमें से ये जो दूसरा वाला है निषेधवाचक, निषेधवाचक है, इसमें निगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है। यह है जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेध वाचक वाक्य कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, तुम मत लिखो। अगला है आज्ञावाचक। अगला कौन सा है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, इन आपको शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है। आज्ञावाचक में ऐसा नहीं है कि आज्ञा ही दी जाती है। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। इन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ। नेक्स्ट है मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। तो ये काय में आएंगे? आज्ञावाचक में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, सीता तुम कहाँ से आ रही हो। तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। ये सब प्रश्नवाचक में आएंगे। इसमें इस निशान का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है? अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, इच्छा के साथ साथ आशीष एवं शुभ कामनाएं आदि का ज्ञान होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छा, आशीष या शुभ कामनाएं, इन सब का जिस वाक्य में ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है? इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही अगला वाक्य है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आयु दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक में है आपका जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी। ऐसा संदेह है कि शायद शाम को वर्षा होगी। नेक्स्ट है वह आ रहा होगा। वह या इसमें वह की जगह किसी का नाम भी आ सकता है। वह आ रहा होगा। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संदेह के बाद आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक विस्मयवाचक जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक ये शब्द हैं, ये एक बार आप रिवाइज कर लेंगे क्योंकि विस्मय वाला वाक्य भी पूछा जाता है ऐसा वाला। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे। हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे। अगला वाक्य देखते हैं। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यह आश्चर्य में, घृणा में, क्रोध में और शोक में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट वाक्य है संकेतवाचक। संकेतवाचक जो आपके वाक्य हैं संकेतवाचक में जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब जो नेक्स्ट वाक्य जो नेक्स्ट है पता नहीं अभी नया बोर्ड है क्या हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो यह 3 वो होते हैं भेद। देखते हैं सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में ही समापित किया जाता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। यह सरल वाक्य होते हैं। साधारण सा राकेश ने भोजन किया, राम ने पढ़ा। ठीक है ना, ये सरल है। नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त। संयुक्त वाक्य यह रचना की दृष्टि से बता रहे हैं। रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद अर्थ चल रहे हैं या प्रकार। संयुक्त वाक्य होता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा दो या दो से अधिक जैसे और एवं तथा या अथवा इसलिए तथा फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों। ये जो संयोजक वाक्य हैं इतनी चीजों से जुड़े हो सकते हैं। इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिय बोलों पर असत्य नहीं है। प्रिय बोलों पर असत्य नहीं है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की परिभाषा भी देखते हैं रचना के आधार पर। ये तीसरा है जिसे मिश्रित वाक्य कहा गया है। मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य
कहलाते हैं। वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य वाक्य होता है, इसमें भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन एक तो प्रधान होता है, मुख्य होता है, और दूसरा वाला जो आपका है उपवाक्य हो या फिर अन्य मिश्रित वाक्य हो, गौण वाक्य हो, एक दूसरा वाक्य होता है। उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, अब ये काय से जुड़ा होगा? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, कैसे, जब, जैसे, तैसे, जब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि से जो मिश्रित होते हैं या मिले जुले होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे इसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापित क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यह मिश्रित वाक्य है, क्योंकि कहा रहा है तीसरे। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यह काय से जुड़ा है? तो से जुड़ा है। तो इसमें रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, दूसरा था आपका संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं। आज हमने जो वाक्य के बारे में देखा है उसे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे वाक्य के तत्व के आधार पर छह होते हैं। छह कौन कौन से होते हैं? जो वाक्य के भेद हैं तत्व के आधार पे, वाक्य के भेद तत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? छह होते हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। यह तत्व के आधार पे होते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो यह जो वाक्य का चार्ट है ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह में वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहा जाता है। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण भी इसे कहा जाता है। वाक्य विग्रह भी कहा जाता है, इसी के साथ वाक्य विभाजन भी कहा जाता है और वाक्य विश्लेषण भी को इसको कहा जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय प्राप्त होता है। सरल वाक्य का जो विभाजन या विग्रह करने पर एक उद्देश्य प्राप्त होगा, एक विधेय प्राप्त होगा। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य निकलेंगे। जो संयुक्त वाक्य है उसको यदि योजक को हटा दिया जाए, जिससे वह जुड़ा है, योजक को हटा दिया जाए तो उसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, यानी दो सरल वाक्य होंगे। यदि मिश्रित वाक्य में से योजक को हटा दिया जाए तो हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य होंगे। सरल वाक्य में से उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय प्राप्त होता है। एक उद्देश्य हो गया प्राप्त, एक आपका विधेय प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य और सरल वाक्य होते हैं, इसमें दोनों सरल होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य इसमें होता है। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य देखते हैं उपवाक्य के बारे में। उपवाक्य क्या होते हैं? यदि किसी एक वाक्य में से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है और इसमें इतना भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य कहा जाता है और शेष सभी को उपवाक्य कहा जाता है। जैसे हम आपको आगे देखते हैं
कहते हैं, और शेष को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रियाओं के कर्ता, कर्म अथवा क्रियापूर्ण के प्रयुक्त, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। जैसे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। ये उपवाक्य है कि वह बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। नेक्स्ट है, इसका विचार है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। कि राम सच्चा आदमी है, यह उपवाक्य है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। उसका भाई कहाँ गया है? पटना गया है। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में जो कलर्ड है, रंगीन है, वह अंश संज्ञा उपवाक्य है। जो कलर वाले हैं वह संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, पहचान। पहचान क्या है? संज्ञा उपवाक्यों का प्रारंभ की से होता है। जो संज्ञा उपवाक्य है उनका प्रारंभ की से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। मैंने मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। तो जो विशेषण उपवाक्य कौन होगा? जो विशेषता बता रहा है, जो बहुत मोटा था। मोटा विशेषता बता रहा है क्योंकि वह मोटा था। वे फल कहाँ है जिनको आप लाए थे? वे फल कहाँ है? वे फल कहाँ है जिनको आप लाए थे? विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण उपवाक्य है। इन वाक्यों में जो भी यह कलर से दिए गए हैं वह उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए यह विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, पहचान क्या है? विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप में, जैसे जैसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से होता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। साथ ही साथ जो उसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण वाक्य कहते हैं। तीसरा कौन सा है? क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया विशेषण दिया गया है जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। कौन से की? प्रधान की। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। ये प्रातः क्रिया का काल होता है, स्थान होता है, रीति होती है, परिणाम होता है, कारण होता है आदि की सूचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के उद्देश्य प्रधान वाक्य से जुड़े रहते हैं। इन वाक्यों, आगे देखते हैं, जैसे मैं इससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। तो क्योंकि वह बदमाश है, जब वर्षा हो रही थी, जब वर्षा हो रही थी, यह प्रधान वाक्य है, क्रिया हो रही है। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कहाँ था? कमरे में था। यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यह जो उपवाक्य है, उपवाक्य के 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। कौन सा होता है? जहां जहां वे गए, जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ। जहां जहां वे गए, यह क्रिया विशेषण वाक्य है, उनका स्वागत हुआ। यदि मैंने परिश्रम नहीं यदि मैंने परिश्रम किया तो मैं सफल होता। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो मैं सफल होता। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो मैं कैसा होता? सफल होता। नेक्स्ट देखते हैं, यद्यपि यह यद्यपि यह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। गरीब है लेकिन वह कैसा है? ईमानदार व्यक्ति है। तो यह जो यद्यपि वह बीमार है, यह आपका काय में आएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहचान। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसे, जब, जहां, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। आदि से होता है। अब हम देख उपवाक्य और पदबंध। अब उपवाक्य हो गए, उपवाक्य के बाद है
पदबंध। पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। जो पदबंध हैं उसके बारे में पहले हम देखते हैं। उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पहले वाक्य, वाक्य से उपवाक्य, उपवाक्य से अब पदबंध देख रहे हैं हम। तो पदबंध उपवाक्य से भी छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध होती है। मेरा भाई मोहन बीमार है उपवाक्य है, और इसमें मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु पदबंध में कैसा होता है? अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य से पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्यतः रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण और देखते हैं जिससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आईं। यह वाक्य है। यह क्या है? वाक्य है कि रमेश की बहन शीला चलती बस से कूद गई और उसे कई चोटें आईं। ये आपका रहा वाक्य। आगे हम उपवाक्य बताते हैं। उपवाक्य है रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। यह उपवाक्य हो गया। यह क्या रहा? आपका उपवाक्य हो गया। अब हम देखते हैं पदबंध। तो पदबंध के लिए हम पदबंध को ही समझते हैं, पूरा पदबंध क्या होता है। तो हम अब देखने जा रहे हैं पदबंध। पहले हमने देखे वाक्य, फिर हमने देखे उपवाक्य, अब हम देखने जा रहे हैं इससे जो छोटी इकाई है पदबंध। पदबंध को देखते हैं। पदबंध के बारे में देखते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध को हम वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है सबसे तेज दौड़ने वाला जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला क्या हुआ? जीत गया। यह आगे देखते हैं नेक्स्ट। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील और कैसी है? परिश्रमी है। जो कलर में दिए गए हैं रेड कलर में, यह है आपके पदबंध है। नेक्स्ट है नदी बहती चली जा रही है। नदी बहती चली जा रही है। नदी नेक्स्ट नदी कलकल करती हुई बह रही थी। नदी कैसी बह रही थी? कलकल करती हुई बह रही थी। आगे देखते हैं जो भी रंगीन थे वह उपवाक्य थे। पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद थे। जो उपवाक्य है उसमें कितने पद थे? उपवाक्य में 5 पद थे। कौन कौन से थे? सबसे तेज, एक मिनट, पहला था सबसे, दूसरा था तेज, तीसरा दौड़ने, चौथा बाला और पांचवा छात्रा। तो इसमें 5 पद थे, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे थे। दूसरे वाले वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 4 पद थे। कितने थे? 4 पद थे, किंतु ये मिलकर एक ही पद अर्थात अर्थात क्या कर रहे थे? अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे थे। तीसरे वाक्य में बहती चली जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहती चली जा रही है में 5 पद थे। कितने थे? 5 पद थे, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे थे। चौथे वाक्य में कल कल करती हुई में कल कल करती हुई में 3 पद थे। कल कल करती हुई में 3 पद थे, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे थे। पदबंध के प्रकार। पदबंध देखा। पदबंध के प्रकार। पदबंध के 4 प्रकार होते हैं। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देखते हैं पहले संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। संज्ञा पदबंध तो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा पदबंध होते हैं, दूसरा होता है विशेषण पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध और चौथा होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले है संज्ञा पदबंध। देखते हैं। पदबंध का अंतिम अर्थात शीर्षक शब्द यदि संज्ञा हो। पदबंध का अंतिम अर्थात शीर्षक शब्द संज्ञा हो और अन्य सभी पद इसी पर आश्रित हों, वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। पुनः देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। पदबंध का अंतिम अर्थात शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी जो पद हैं उसी पर आश्रित हों तो उसे संज्ञा पदबंध कहा
जाता है। जैसे जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आता है उदाहरण से। जे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 4 ताकतवर मजदूर भारी चीज को उठा पाए। नेक्स्ट है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम ने, जो संज्ञा पदबंध है वह आपके रेड कलर से लिखे हैं, यह संज्ञा पदबंध है इस वाक्य में। लंका के राजा रावण पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें अयोध्या के राजा दशरथ तक पदबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा पदबंध है। आगे देखते हैं, उपयुक्त वाक्यों में से हमने संज्ञा पदबंध को देखा, अब हम देखते हैं विशेषण पदबंध। जो विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध शीर्ष अथवा अंतिम शब्द आदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे जो विशेषण पदबंध है वह उदाहरण में ये लाल कलर का जो वाक्य है वह विशेषण पदबंध है। देखते हैं हम विशेषण पदबंध। तेज चलाने वाली गाड़ियां प्रायः देरी से पहुंचती, तेज चलने वाली जो गाड़ियां हैं प्रायः देरी से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। इसमें क्या है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। नेक्स्ट देखते हैं, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। हमें बहुत सुख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया पदबंध। तो अभी हमने जो देखा था वह विशेषण पदबंध से विशेषता बता रहे थे। जैसे बरगद और पीपल की घनी छांव विशेषता हो रही थी, अत्यंत सुंदर फुर्तीला घोड़ा और आज्ञाकारी भी है। उसके घर के कोने में जो बैठा है विशेषता बता रहा है वह आदमी जासूस है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया पदबंध। तीसरा वाला क्या है, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। जो पदबंध देख रहे थे सबसे पहले था संज्ञा पदबंध, दूसरा था आपका विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, और तीसरा हम देख रहे हैं क्रिया पदबंध। चौथा हम देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। तो तीसरा वाला देख रहे हैं क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला, वह बाजार की ओर आया होगा। वह बाजार की ओर आया होगा, यह आपकी क्रिया पदबंध में आता है। नेक्स्ट है मुझे मोहन, नेक्स्ट देखते हैं, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। तो क्रिया पदबंध में क्रिया हो रही, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, क्रिया हो रही है, इसीलिए क्रिया पदबंध। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश नदी में डूब गया। सुरेश नदी में डूब गया, इसमें भी क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, अब दरवाजा खोला जा सकता है। अब दरवाजा खोला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। आज का जो टॉपिक था वो वाक्यों से संबंधित था। वाक्यों के अनिवार्य तत्व में 6 तत्व थे, सार्थक तत्व, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, उपक्रम और अन्वय। इसी के साथ वाक्यों के जो अंग के आधार पर 2 भेद थे, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय वाचक और संकेतवाचक। आगे थी रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसके बाद आते हैं वाक्य के बाद उपवाक्य। उपवाक्य में उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य के बाद जो आते हैं पदबंध। पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका यह है लास्ट रह गया है तो क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होता है। कारक प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित रहते हैं। अन्य पद क्या होते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं और क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष पर रहता है। इसमें ये रेड कलर का क्रिया विशेषण पद है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, यह। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सांप को
उसने क्या किया, उसने सांप को पीट पीट कर, क्रिया विशेषण पदबंध है, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। नेक्स्ट है छात्र मोहन की शिकायत, ठीक है ना, दबी जबान से कर रहे थे। जो छात्र थे मोहन की शिकायत कैसे कर रहे थे, दबी जबान से कर रहे थे। जो दबी जबान है जो रेड कलर से किया गया है, यह आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में जो रेड कलर से किया गया था वह क्रिया पदबंध था। तो यह रहा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने वाक्यों के बारे में, उपवाक्य और पदबंध के बारे में देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।